नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। हम वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी में विज्ञान के जिन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं उनमें पाचन तंत्र के बारे में हमारी एक क्लास हो चुकी है, जिसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका आज फास्टली रिविजन करते हुए इसी टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे। इसके कुछ और मुख्य टॉपिक हैं जो सब टॉपिक इन्हें हम कह सकते हैं, वो आज पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, जिनके कारण हम भोजन का पाचन करते हैं या भोजन को पचाने में सहायता करता है, सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहलाता है। ये सरल पदार्थों को, मतलब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ के परिवर्तित कर देता है। आपको ये पूरा पढ़ चुके थे कि आहार नाल क्या है। तो आहार नाल अपनी मुख गुहा से प्रारंभ होकर ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुदा द्वार है और मलाशय है। इतने आपके पाचन तंत्र के भाग हम पढ़ चुके थे। इसके बाद कुछ लाल ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। इनके कारण हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसको लाल ग्रंथियों के द्वारा उसका पाचन किया जाता है। तो मुख गुहा में भी 3 लाल ग्रंथियाँ होती हैं जिनको हम कल पढ़ चुके थे। एक तालु के पास होती है, पार्श्व होती है और युगला होती है। इन तीनों पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक मोटी संरचना होती है जिसे हम मांसल या जीभ कहते हैं। इसके बाद दांत के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। ये लाल ग्रंथियों के बारे में आपको चर्चा दी है जिनको हमने कल पढ़ा था। यहाँ से हमने दांतों के बारे में पढ़ा था। मुख गुहा के भीतर दोनों जबड़ों में ऊपर नीचे दांत होते हैं। तो दांतों के बारे में कल हम जो पढ़ चुके थे कि कुछ को कहेंगे आप आगे के इंसीजर। ये 4 हो गए आपके इंसीजर। एक बार दोबारा बना लेते अपन, 1 2 3 एंड 4। ये क्या हो गए आपके इंसीजर। दूसरे ले लेते हैं, ये हो गए आपके कैनाइन या रदनक। इन्हें कहेंगे कृंतक, इनको कहेंगे रदनक या कैनाइन। फिर कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलर एंड इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रीमोलर। इनका ये दांतों की संरचना होती है और जो लास्ट में आपका एक एक्स्ट्रा दांत होता है उसको कहते हैं आप विजडम टीथ, या उसी को हम आपके कह सकते हैं जो अंतिम प्रीमोलर भी कह सकते हैं, जिसको अंतिम प्रीमोलर जो होता है उसको विजडम टीथ के नाम से या अक्कल डाढ़ जिसको देसी भाषा में कहते हैं कहा जाता है। बच्चों में क्या नहीं पाई जाती, तो बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं टोटल, जो एक बार गिरने के बाद दोबारा आ जाते हैं। तो 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। बच्चों में प्रीमोलर का पूर्णतः अभाव होता है और अंतिम मोलर भी नहीं पाया जाता, मतलब ये प्रीमोलर नहीं होते और लास्ट में जो जिसको अकल डाढ़ कहते हैं वो भी नहीं होती। ठीक है, आज आगे क्लास को पढ़ने वाले हैं। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांतों के दांत को क्या कहते हैं हम, दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव के जीवन में दांतों की संख्या 20 + 32 बराबर टोटल कितनी होती है, 52 होती है। ये आप याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। पक्षियों में चोंच दांत के रूप में रूपांतरित हो जाती है। हाथी के बाहर के दांत, बाहर निकलने वाले दांत जो होते हैं ना, वो सेकेंड इंसीजर होता है, जो आपके 4 इंसीजर हैं। तो जो सेकेंड इंसीजर होते हैं ये हाथी के बाहर निकल आते हैं आपके। ये आपके दांतों का फॉर्मूला दिया है, टीथ फॉर्मूला दिया है। डेंटल क्या दे रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आप बार बार रिपीट कीजिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये ऊपर होंगे सेम टू सेम और ये नीचे होंगे। आप वयस्कों में और बच्चों में बताया गया है। तो कितने कितने होते हैं, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर। ये वयस्कों में होते हैं। बच्चों में 2 इंसीजर या इनका अपोजिट ले लेते हैं, 1 कैनाइन, उनमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता और 1 मोलर भी कम होता है, मतलब 2 मोलर। बच्चों में ये डिफरेंट रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। दांत के सूत्र में दांतों के 1/4 भाग दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो दांतों की संख्या है, जैसे 4 आपके इंसीजर हो गए, फिर मोलर हो गए, फिर कैनाइन हो गए, फिर मोलर हो गए और फिर प्रीमोलर हो गए। तो जितने इतने इस साइड होंगे उतने इस साइड होंगे, सेम टू सेम। बीच में शादी कर दो, 2 भाग में हो गए। और जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे। तो आप कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग हो जाएंगे। दांतों के सूत्र में दांतों के 1/4 भाग दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत शुअर तथा घोड़े में होते हैं, जिनकी संख्या 44 है। मच्छरों में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय भेड़ में 32 दांत होते हैं। ग्रास नली, हम पहले दांत के बारे में पढ़ चुके हैं। अगली हेडिंग है ग्रास नली। मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होती है जो लार में मिले हुए भोजन पदार्थ को
निगल द्वारा प्राप्त करती है और कोई भी पाचन की क्रिया नहीं करती। मनुष्य में यह 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी गर्दन के कारण होती है। क्रमानुचन के कारण भोजन ग्रासनली में से आमाशय में पहुंचता है। ग्रासनली व आमाशय के बीच एक वॉल्व स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रासनली में जाने से रोकता है। आप संरचना में देख सकते हैं। बेहतर तरीके से समझने के लिए यही समझ लेते हैं। ये हमारी ग्रासनली है और ये आमाशय है। तो ग्रासनली और आमाशय के बीच एक ढक्कन टाइप की संरचना होती है, आप ऐसे मान सकते हैं। एक संरचना होती है कुछ इस प्रकार की। जैसे ही ऊपर से इसमें भोजन जाएगा, ये यूं खुल जाएगी, वजन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, यूं खुल जाएगी और पुनः जागता बंद हो जाएगी। लेकिन लौट के खाना इसमें जा नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से बंद है। आमाशय या पेट, यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पाचन कार्य दोनों का कार्य करती है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है। इस चीज़ को याद रखना कि जो आमाशय है वो आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा से बनी होती है। आमाशय 3 भागों में बटा होता है। आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। अग्र मध्य पश्च। अग्र मध्य पश्च, आगे का भाग, बीच का भाग और पीछे का भाग। अग्र भाग को कहेंगे आप कार्डियक। क्या कहेंगे? कार्डियक। मध्य भाग को फार्डियक और लास्ट या पश्च भाग को पाइलोरिक। आप शायद लिख सकते हैं कार्डियक, फार्डियक, पाइलोरिक। कार्डियक, फार्डियक और पाइलोरिक, ये कुछ इसके विशेष नाम दिए हुए हैं। कार्डियक में HCl निकलता है जो टॉयलिन के प्रभाव को समाप्त कर और जीवाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है। फार्डिक के बीच का भाग होता है जिसे कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रुचि कहते हैं। यह भोजन को रोककर रखने का कार्य करती है। जब हम भोजन नहीं किए होते हैं तो रुचि अपने स्थान पर खड़ा हो जाती है और चुभने लगती है, जिसको हम कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रुचि मतलब रुआ टाइप की हमारे पेट में संरचना होती है। जब हम ज़्यादा भूखे होते हैं तो ये संरचना एकदम रूम की तरह खड़ी हो जाती है, जो हमारे सही से मतलब भोजन या पोषण की मांग के लिए खड़ी होती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। जब जठर रस काम नहीं करती तो उसे रोग को ग्लास्टिक कहते हैं। ग्लास्टिक जठर ग्रंथि के मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है: श्लेष्मा कोशिका, मुख्य कोशिका और वित्तीय कोशिका। श्लेष्मा कोशिका ये श्लेष्मा का स्रावन करती है। मुख्य कोशिका ये पेप्सोजोन तथा पेरोनिन नामक एंजाइम्स का स्रावन करती है। वित्तीय कोशिका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावन करती है। जठर रस में नेनिन एवं पेप्सिन पाया जाता है। नेनिन दूध को दही में बदल देता है और दूध को पाचन है, यह दूध में उपस्थित केरोसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा टेशिनेट में बदल देता है। कैल्शियम प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का हल्का पीला रंग कार्बोटेन प्रोटीन के कारण होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, जहां भोजन अब कायम के रूप में हो चुका होता है। अगली हेडिंग है आंत। आंत 2 प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। मनुष्य में आंतों के 2 भाग होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ छिद्र मिल सके। छोटी आंत क्या है? भोजन की पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा था? आमाशय था। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंच जाता है, जहां भोजन का पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। पाचन से संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पक्वाशय या गृहिणी, मतलब हम खाने को ग्रहण करते हैं। सीधा याद रखिए, हम खाने को भोजन को ग्रहण करते हैं तो गृहिणी। दूसरा है अग्र क्षुद्रांत और तीसरा है क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत ये कृत लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका भाग लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह अपने अतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण स्वयं कर लेती है। यह कृत की पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय यह यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा हो जाता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा बिना शल्य क्रिया के पित्ताशय की पथरी को गला देना लेवोट्रिप्सी कहलाता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लें। जो आपकी अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें बिना शल्य क्रिया के, मतलब बिना काटपीट के पथरी को गलाकर निकाल देते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं?
लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचक में सहायक है। पित्त रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर पित्त रस स्रावित होता है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त का pH 7.8 से 8.5 तक होता है। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस में पित्तवर्णक जैसे बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन आदि पाए जाते हैं। पित्तरस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोकोकोलेट भोजन कायम में उपस्थित वसा को जल के साथ निकालकर छोटी छोटी बिंदुओं पर तोड़ देते हैं। इस क्रिया को पार्श्वीकरण कहते हैं। वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, बी, के कौन कौन से घुलते हैं? तो घुलने वाले विटामिन है ए, डी, ई, के। घुलते कौन कौन से नहीं हैं? बी और सी, ये ना घुलने वाले हैं दोनों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। यदि किसी व्यक्ति को पित्ताशय निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता। आपको ये संरचना भी है, इसमें ये यकृत है, उस यकृत के नीचे आपको ये गोल सी एक संरचना दिख रही होगी। ये हमारा यकृत हो गया और ये गोल संरचना है, ये ही पित्ताशय है। ये आहार नाल है ऊपर, ये आमाशय है, ये अग्नाशय है और ये आपके छोटी आंत का भाग है। पक्वाशय या ग्रहणी। ग्रहणी अंग्रेजी की यू आकार की भांति मुड़ी हुई संरचना होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। आमाशय के बाद भोजन काइल ग्रहणी में पाया जाता है। जहाँ उसे पित्त मिलता है वह क्षारीय बन जाता है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, क्लेसेप्टोकाइनिन और सेक्रोटिन। कैल्शिप्टोकाइनिन यह पित्ताशय के पित्त से निकलने वाला स्रावित होने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो जा सके। सिक्रेटिन यह आमाशय को अग्नाशय रस में स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सकता है। कुछ आपको एंजाइम्स के नाम दे रहे हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। यह ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड बना देता है। एमाइलेज जो है वो मड स्टार्च को चेंज कर देता है शर्करा में। लाइपेज जो है वो पित्त द्वारा पाचीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बदल देते हैं। ट्रिक दी है, अग्नाशय के एंजाइम पूर्ण पाचन रस हैं, तो क्या कहेंगे? लैट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। आगे क्षुद्रांत। जनुना में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। ग्रहणी के बाद भोजन जनुना में जाता है और जनुना में के बाद इलियम में जाता है। आपके कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा बर्डन नहीं करना है, आराम से पढ़ सकते हैं। विश्वास कीजिए, डेट निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप अपनी मेहनत में कोई कभी मत छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।